हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो बेसिकली एक साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है। ओके, एक डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करने के लिए। यानी कि अगर हमारे पास कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा एक्सिलरेट करना है, तेजी से भगाना है, ओके, तो उस कंडीशन में हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं? दैट इज प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, ड्यूट्रॉन्स, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी पे मोशन में ला सकते हैं, यानी कि एक्सिलरेट कर सकते हैं। इन समरी, साइक्लोट्रॉन क्या है? जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा एक्सिलरेट कर सकता है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड तक के उनकी वेलोसिटी को बढ़ा सकता है। ओके, इतना क्लियर है? तो फिर साइक्लोट्रॉन बनाया किसने था? उसको बनाने वाले थे डॉक्टर अर्नेस्ट ओ लॉरेंस एंड डॉक्टर स्टैनली लिविंगस्टन। इन तीनों ने मिलकर बनाए थे इन द ईयर ऑफ 1932। ओके, इतना क्लियर है? एक बेसिक आइडिया लग गया। अब बात करते हैं कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये एग्जैक्टली साइक्लोट्रॉन जो है काम करता है। एक्चुअली इस पूरे प्रिंसिपल्स को मैं छोटे छोटे 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं, वन बाय वन समझते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर हमको यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सिलरेट करना है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड तक के, तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देना पड़ता है। एंड उसके लिए जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर जिस भी पार्टिकल को हमको एक्सिलरेट करना है, उसके लिए हमको एक ऐसे फील्ड में रखना पड़ेगा जहां पे ऑसिलेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एग्जैक्टली क्या होता है? तो चलिए मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूं जो कि साइक्लोट्रॉन का है। सो बेसिकली यहाँ पे ये दो शेप हैं। फिलहाल मैं इनको इतना बता सकता हूँ, इनको डीज बोलते हैं। ओके, क्या है, कहाँ से आया, बेसिकली इन चीजों को हम आपको कंस्ट्रक्शन पार्ट के अंदर समझाएंगे। बट यहाँ पे क्या है, इन दोनों डीज को क्या किया गया है, इस ऑसिलेटर से कनेक्ट किया गया है। ओके, जैसे कि हमने आपको बताया थे, ये पहला प्रिंसिपल है। एग्जैक्टली ये करता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो बेसिकली ऑसिलेट करता है। ये क्या करता है? ऑसिलेट करता है। एंड ऑसिलेट क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिसके वजह से इन दोनों अलग अलग डीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करता है उसका भी मैं बताता हूँ आइडिया। सपोज करते हैं ये जो D1 है, जो D1 है, वो पहले पॉजिटिव उसको चार्ज दिया गया विद द हेल्प ऑफ दिस ऑसिलेटर, एंड ये निगेटिव था। तो ये ऑसिलेटर क्या करता है? बार बार इंटरचेंज करता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद इसको माइनस कर देगा एंड इसको पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये निगेटिव हो जाएगा, फिर ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से वो ऑसिलेट करता है। यानी कि वहां पे प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, तब जाकर के तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट होगा ना। क्यों ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से निगेटिव। पहले ऐसे होगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे, तो चेंज हो रही है, यानी कि ऑसिलेट हो रहा है। तो पहला प्रिंसिपल यही था स्टूडेंट्स, व्हाट इज दैट? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एंड सिंपल सी बात है, जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसको हम रखते कहाँ है? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वापस चलते हैं हमारे प्रिंसिपल के पास। सो ये तो हमने समझ लिए कि एग्जैक्टली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं हम लोग उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, एंड जो हमारे पास डीज थे इसको हम रखते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? सो बेसिकली यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो मोशन करता है। वो मोशन होता तो है, लेकिन वो तब होता है जब हम उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तब जाकर के वो प्रॉपरली एक्सिलरेट होता है। ओके, इतना क्लियर है? इसके अलावा जो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको आप एक जैसे यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हो, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता है उस पार्टिकल की वेलोसिटी पे। यानी कि इनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? अब यहाँ पे जो ये हमने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लिए हैं वो मोशन तो करता है, लेकिन यहाँ पे मोशन जब होता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होता है, जो मूव करता है, वो डायरेक्शन उसकी क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि उनके बीच की डायरेक्शन कैसी है? परपेंडिकुलर है। इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, वो ये मेन चीज ये है, जब कभी अगर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है विद द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड,
तो उस केस में आपको ये बात पता होना चाहिए कि वो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है। ये आपने पिछले वीडियोस में पढ़ के आए हैं, राइट। जब कभी एक पार्टिकल का जो एक चार्ज है, अगर उसका मोशन जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अगर परपेंडिकुलर होता है, तो उस कंडीशन पे जो चार्ज के मोशन का जो पाथ होता है वो कैसे होता है, दैट इज सर्कुलर पाथ होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। ये सेकेंड प्रिंसिपल था जो कि इसमें यूज होने वाला है, एंड आपको इतना बात पता होना चाहिए। एंड हेलिकल पाथ क्या होता है आपको वो भी पता है, इस टाइप का पाथ होता है। सो एनीवेज ये हम आपको इन डेप्थ में इन द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग प्रोसीजर तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वो उसका जो पाथ होता है चार्ज का वो होता है सर्कुलर पाथ। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज होने वाला है कि जितनी ज़्यादा रेडियस होगी, यानी कि जिस रेडियस पे वो मोशन कर रहा है, जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। क्यों होती है ये एनीवेज मैं आपको वर्किंग में बताने वाला हूँ, बट इतना पता होना चाहिए कि अगर रेडियस बढ़ेगी तो उसकी स्पीड यानी कि वेलोसिटी भी धीरे धीरे बढ़ते जाती है। तो यही प्रिंसिपल है जो मैंने आपको अभी समझाया है। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो ये आपको दिख रहा है डायग्राम, यही है साइक्लोट्रॉन। ओके, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ के एक एक चीज़ नहीं दिखाने वाला हूँ, हालांकि हर एक चीज़ मैं आपको इस डायग्राम में समझाने वाला हूँ, बट स्टिल अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि दो हॉलो शेप के डी शेप के डी शेप के चेम्बर्स लिए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीज। क्या बोलते हैं उसको? डीज बोलते हैं। ओके, यानी ये डी है बट एक्चुअली 3 डायमेंशनल है, हॉलो है। तो हॉलो का मतलब लेट कीजिए कि मेरा ये आपको हाथ दिख रहा है, ये डी शेप का है। ओके, ये लेट कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली इस टाइप से है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि ये एग्जैक्टली हॉलो है, मतलब कि इस टाइप से है। अंडरस्टैंड ना स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो ये हॉलो शेप के हैं। ओके, तो क्योंकि ये डी शेप के हैं इसलिए इनको क्या बोला गया है? डीज बोला गया। क्या बोला गया है? दैट इज अ डीज। तो इसको नाम दिया गया D1 एंड द D2। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? इन दोनों डीज को हम कनेक्ट करते हैं किससे? अभी मैंने आपको बताया था, राइट, दैट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। क्या काम करता है ये काम करता है कि उनके चार्जेस को उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। ओके, एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है? तो उसका ऑर्डर होता है 10 to the power of 4 वोल्ट का, एंड उस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नियरली 10 to the power of 7 हर्ट्ज की होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये जस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है, ये जो आपको डीज दिख रहा है, इस डीज को यानी दोनों को एक स्टील के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड स्टील के बॉक्स में बंद करने के बाद उसको इंसुलेटेड करके अच्छे से पैक कर दिया जाता है। अब इस स्टील बॉक्स को हम कहाँ रखते हैं? हम इसको रखते हैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कब होगा? जहाँ पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हमको दिखेगा, राइट, तो उनके बीच में हम रख देंगे। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखते कहाँ है? तो एग्जैक्टली जो है आपको डीज दिख रहे हैं ना, इन डीज के बीच में ये यहाँ पे रख रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये एग्जैक्टली वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एंड यहाँ से वो मोशन करने वाला है। तो अगर मैं इसको इस डायग्राम के बेस पे दिखाऊं तो आपके पास ये 2 डीज थे, तो इन 2 डीज के बीच में यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। ओके, एंड हमको सिंपली इसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की ही स्पीड को बढ़ाना है, यानी कि एक्सीलरेट करना है। तो ये पार्ट था कंस्ट्रक्शन का। इसके अलावा एक और चीज़ जो छूट गई है कि यहाँ पे एक विंडो बनी होती है, यहाँ पे एक डी में एक विंडो बनी होती है। इस विंडो के बनाने का कारण ये है कि जब एक टाइम पे ये इस टाइप से एक्सीलरेट करते जाएगा बहुत स्पीड गेन कर लेगा, तो यहाँ से बाहर निकल जाता है। ओके, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एंड फिर जिस भी चीज़ से आपको उसको हिट करवाना है तो वो सिंपली उसको हिट कर देगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे एक विंडो भी बनी होती है फॉर द इजेक्शन ऑफ दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टू हिट समवन। इसके यूज क्या है वो हम यूज आगे बताने वाले हैं। ओके, यहाँ पे सिंपली मैं आपको एक मेन यूज तो बता देता हूँ कि बेसिकली एक न्यूक्लियस जो है, ओके, एक कोई भी एटम है, उस एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, एंड उसकी स्टडी के लिए उस न्यूक्लियस को एक बहुत तेजी से हिट करना पड़ता है, अल्फा पार्टिकल्स या फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तब जाकर के हम उसकी और इन डेप्थ स्टडी कर पाते हैं। ओके, सो न्यूक्लियस के और ज़्यादा इन्वेंशंस के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीवेज फिलहाल हम फोकस करते हैं अब इसके थ्योरी एंड वर्किंग पे। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली स्टूडेंट्स अगेन मैं यहाँ पे वही चीज़ बोलूँगा कि थ्योरी एंड वर्किंग को भी मैं अभी इस डायग्राम में समझाने वाला हूँ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एंड सिंपली इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं।
ओके, यहाँ पे क्या होता है, जो हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिए हैं उसका मास लेट करते हैं वो स्मॉल m है। ओके, एंड जो चार्ज है वो q है। ओके, इतना क्लियर है। द वेरी इनिशियल कंडीशन हम ये मान रहे हैं कि ये जो d1 है, ओके, जो d1 है उसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया गया है एंड जो d2 को दिया गया है वो है निगेटिव पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब यहाँ से समझिए, जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिए एंड इसको निगेटिव पोटेंशियल दिए एंड यहाँ पे चार्ज रखा है वो क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, राइट। पॉजिटिव पोटेंशियल है, अब क्या करेगा, सिंपली पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ से रिपल्शन होगा ये चार्ज एंड अट्रैक्शन होगा इस निगेटिव पोटेंशियल की तरफ, तो क्या होगा, चार्ज चलना स्टार्ट करेगा। अब क्योंकि हॉलो है, हॉलो के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड काम नहीं करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, आपको पता है। वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखे हैं। तो इसका जो शेप होगा, आई मीन जो मोशन का जो पाथ होगा कैसा होगा, सर्कुलर शेप होगा। अब जितने टाइम पे यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुंचेगा उतने टाइम में ये जो ऑसिलेटर है वो क्या कर देगा, पॉजिटिव को निगेटिव टर्मिनल में बदल देगा, आई मीन निगेटिव पोटेंशियल पे, एंड निगेटिव को पॉजिटिव में। अब ये हो गया निगेटिव, तो ये ज़्यादा स्पीड से, जितनी स्पीड इसकी यहाँ पे थी उससे भी ज़्यादा वेलोसिटी से वो अट्रैक्ट इधर होगा। अब वेलोसिटी बढ़ गई है तो रेडियस भी बढ़ जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगी। ओके, अब क्या हो रहा है समझते जाइए, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वापस से यहाँ से इधर जाएगा। जैसे यहाँ पे आया तो इस पॉइंट पे फिर ऑसिलेटर क्या कर देगा, चेंज कर देगा पोटेंशियल्स को, तो ये इस साइड से कहाँ जाएगा, फिर इधर ज़्यादा वेलोसिटी से बड़े रेडियस वाले सेमी सर्कल से मोशन में आएगा। इस टाइप से ये ज़्यादा उसका पाथ, आई मीन जो रेडियस से बढ़ते जाएगी और साथ साथ में उसकी वेलोसिटी भी बढ़ते चले जाएगी। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। एंड एक टाइम आएगा जब इसका जो ये मोशन का जो पाथ है, ओके, जो सेमी सर्कुलर है, वो कितना मैक्सिमम कितना हो सकता है, डीज के शेप में। तो जैसे ये मैक्सिमम एनर्जी पे, मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचेगा, मैक्सिमम रेडियस के पाथ पे पहुंचेगा, तो वो इस विंडो से सिंपली बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से इस बेस पे ये काम करता है साइक्लोट्रॉन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। ओके स्टूडेंट्स, वर्किंग क्लियर हो गई, थ्योरी क्लियर हो गई, चलिए अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। सो यहाँ पे सपोज कर रहे हैं जिस सर्कुलर पाथ पे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मोशन में है, मूव कर रहा है, उसकी जो रेडियस है वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्मॉल r है, एंड उसकी जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी जो है उस पार्टिकल की वो v है। तो उस केस में पार्टिकल कहाँ है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है, तो उस समय उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। वो फोर्स कितना होता है, दैट इज QVP sin थीटा। आपको पता है स्टूडेंट्स, राइट, पिछले वीडियोस में हमने ये चीज पढ़ के आए हैं। तो F इज इक्वल टू QVP sin थीटा होगा। अब यहाँ पे जो थीटा है उस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन के एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, मैंने बताया था 90, तो जाएगा sin 90। sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो फोर्स हो जाएगा QVB। ओके, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपको पहले से पता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो फोर्स है वो एग्जैक्टली फोर्स क्यों लग रहा है, उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, इस फोर्स की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, घूम रहा है। अब सर्कुलर पाथ में घूमना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा ना, यानी कि यही फोर्स, जो ये फोर्स है, यही फोर्स क्या होगा, इसी फोर्स की वजह से वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स मेंटेन हो रहा है, इसी की वजह से वो सर्कुलर मोशन कर पा रहा है, राइट। तो यानी कि जो फोर्स है यही रिस्पॉन्सिबल फोर्स होगा फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लिख देंगे mv²/r इज इक्वल टू QVP, यानी कि इस फोर्स को हमने रिप्लेस कर दिया mv²/r से, क्योंकि यही फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा एंड इसी की वजह से वो चार्ज पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है। यहाँ पे v से v कैंसिल हो जाएगा, तो r को इधर भेज देंगे एंड QB को इधर भेज देंगे, यानी कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस सेमी सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो हो जाएगी mv/QB। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। सो अभी जो फॉर्मूला हमने देखे r इज इक्वल टू mv/QB, तो वहां से कंक्लूजन पॉइंट ये निकलता है कि जो रेडियस है सर्कुलर पाथ की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उस पार्टिकल की वेलोसिटी के। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने रेडियस के बारे में बात कर ली, अब बात करने वाले हैं टाइम पीरियड की। ओके, टाइम पीरियड की बात करने वाले हैं। तो अब यहाँ सबसे पहले हम बात करें टाइम पीरियड की, तो हम ले रहे हैं कि एक डी के अंदर की बात कर रहे हैं। एक डी में सो एक जो सर्कुलर पाथ है उसको कवर करने में कितना टाइम लगता है, तो हो जाएगा ओवरऑल हम ले रहे हैं कैपिटल टी क्या है कि एक सर्कुलर पाथ पूरा। ओके, तो कैपिटल टी क्या है, एक पूरा सर्कुलर पाथ। अभी हम अगर लेट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं कि एक डी के अंदर है कि सेमी सर्कुलर पाथ की, तो उसमें टाइम उसका हाफ लग जाएगा, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल T/2। इतना क्लियर है।
तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है अभी टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अभी आप कैपिटल टी पे फोकस मत कीजिए, स्मॉल टी पे फोकस कीजिए। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, सेमी सर्कल का क्या होता है, इतना घूम रहा है, राइट। तो पूरा होता है तो डिस्टेंस होता है 2πr और आधे का क्या हो जाएगा πr। स्पीड कितनी है, वेलोसिटी है, राइट। इतना क्लियर है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा πr अपॉन v। एंड इस रेडियस का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, क्या था वो, mv अपॉन क्यूबी। तो रख देंगे पाई अपॉन वी और r के बदले आ जाएगा mv अपॉन क्यूबी। p से v हो जाएगा कैंसल, ओके। तो हमको क्या मिल जाएगा, t इज इक्वल टू वॉट, पाई m अपॉन क्यूबी, पाई m अपॉन क्यूबी। ये आधे का हो गया। अगर हमको पूरे का निकालना है तो ट्वाइस कर देंगे, 2 इंटू कर देंगे तो हो जाएगा सिंपली कैपिटल T इज इक्वल टू वॉट, 2πmv अपॉन v क्यूबी। तो v से v कैंसिल, तो हो जाएगा ओवरऑल जो टाइम पीरियड है एक पूरा सर्कुलर पाथ कवर करने के लिए वो हो जाएगा 2πm अपॉन क्यूबी। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 2 भी कॉन्स्टेंट नंबर है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, m मास है, वो मास चेंज होता नहीं, वो भी कॉन्स्टेंट है, चार्ज भी कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो ओवरऑल जो ये टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन पॉइंट ये निकलता है कि जो टाइम है, जितना भी टाइम लग रहा है उसको पॉजिटिव चार्ज को मोशन करने के लिए, वो कभी भी डिपेंड नहीं करता है ना तो उसके रेडियस पे एंड ना ही उसके वेलोसिटी पे। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, जो कैपिटल टी है वहां पे 2πm अपॉन क्यू भी है, ना वहां पे वेलोसिटी कहीं दिया हुआ है ना ही रेडियस दी हुई है। मतलब कि जो हम टाइम टेकन की बात कर रहे हैं, जो उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ कवर करने में लग रहा है, वो इंडिपेंडेंट होता है उस रेडियस के एंड उस वेलोसिटी के। इतना क्लियर है। तो अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी उस चार्ज पार्टिकल की, जिसको हम बोलते हैं न्यू। तो न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t। तो टी को रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2πm। तो यही फॉर्मूला हो गया बेसिकली एक पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी का। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताना चाहूँ कि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या होती है, कि जितने समय में ये पार्टिकल यहां से यहां घूम के आ रहा था उतने ही टाइम में ऑसिलेटर को ये चेंज भी करना चाहिए। अगर उतने टाइम में चेंज नहीं किया तो जो मोशन हो सकता था उस चार्ज पार्टिकल का वो नहीं होगा। ओके, तो जितनी मैक्सिमम स्पीड पे वो पहुंच सकता है वो नहीं पहुंचेगा अगर ये उसी टाइम पे इंटरचेंज नहीं करते रहेगा तो। गेटिंग माई पॉइंट। सो बेसिकली यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा समझा के चलता हूँ कि साइक्लोट्रॉन तभी काम करता है कि बेसिकली जब उस डी से जॉइन जो ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। किसकी फ्रीक्वेंसी के, कि जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में और एक वो जो मोशन कर रहा है वो विद इन द डीज कर रहा है। तो इस कंडीशन में अगर दोनों की स्पीड सेम होगी, यानी कि जितने टाइम पे वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, उस कंडीशन में ये ऑसिलेटर भी चेंज होना चाहिए। दोनों का जो टाइमिंग है, ओके, जो फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होनी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्लियर है, यानी कि जितने टाइम से वो यहाँ से यहाँ तक घूम के आ रहा है तब तक के ऑसिलेटर भी चेंज होना चाहिए। फिर यहाँ से इधर जाएगा वापस चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा फिर चेंज होना चाहिए। इस टाइप से काम होगा एंड इसी को बोलते हैं हम व्हाट इज दैट, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ओके, एंड एनीवेज हमने अभी देखे थे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है QB अपॉन 2πm, यही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यही कंडीशन है बेसिकली साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की। चलिए अब बात करते हैं कि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है। सो बेसिकली साइक्लोट्रॉन के अंदर जो पार्टिकल मोशन में है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है अगर हमको पता करना है तो उसके लिए हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं कि किस टाइम पे हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो जब वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेडियस पे होगा एंड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगा तभी हमको क्या मिलेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट। सीधी सी बात है ना, रेडियस भी मैक्सिमम होना चाहिए एंड वेलोसिटी भी मैक्सिमम होनी ही चाहिए, तभी हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी। सो नाउ क्वेश्चन इज कमिंग कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिलेगी। तो अभी हम अगर बात करते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे जहां हमने देखे थे कि R इज इक्वल टू mv अपॉन QB हमने देखे थे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से V को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो जाएगा, RQB अपॉन m हो जाएगा, RQB अपॉन m। मास कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, पर रेडियस मैक्सिमम हो सकती है। तो जब रेडियस मैक्सिमम होगी उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, एंड अभी हमने डील किए थे कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तब जाकर के हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी।
तो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, तो ई मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एंड वी यहाँ पे मैक्सिमम लेंगे। सो बेसिकली हाफ एम, तो वी मैक्सिमम की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हो जाएगा क्यू बी आर मैक्स अपॉन स्मॉल एम का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करने का मतलब है कि क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर मैक्स अपॉन एम स्क्वायर, तो एक एम से एक कैंसल तो हो जाएगा ये 2m। तो ये जो हमको फॉर्मूला मिला है ये फॉर्मूला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, जो कि एक साइक्लोट्रॉन का पार्टिकल गेन कर सकता है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? दिस वाज द इक्वेशन नंबर 6 विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, अब अगला जो डेरिवेशन है वो है नंबर ऑफ कंप्लीटेड रिवॉल्यूशन मेड बाय चार्ज पार्टिकल, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। इतना क्लियर है क्वेश्चन? तो अब यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द डीज, यानी कि उन डीज के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेट कर रहे हैं कैपिटल वी है। अब हमको पता तो नहीं है कि कितने नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, तो हम लेट कर रहे हैं कि कैपिटल एन वो है, क्या है कैपिटल एन, दैट इज अ नंबर ऑफ कंप्लीटेड रिवॉल्यूशन। ओके, तो चलिए अब डील करते हैं, आगे देखते हैं। तो बेसिकली अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द डीज वो कितना है, कैपिटल वी है, एंड कैपिटल एन जो है वो नंबर ऑफ कंप्लीटेड रिवॉल्यूशन है। तो उस केस में हम ये भी पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी गेन कर रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज कैपिटल ई एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे बेसिकली ये एनर्जी जो हमको मिल रही है, अब देखिए इस चीज को समझिए, इस चार्ज पार्टिकल को एनर्जी दो टाइम मिल रही है, एक पहले डी में भी मिल रही है, जैसे वो कंप्लीट कर रहा है तो क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, ऑसिलेट इंटरचेंज कर रहा है पोटेंशियल, उसकी वजह से उसको एनर्जी एक्स्ट्रा मिल रही है जिससे उसकी वेलोसिटी बढ़ जा रही है। एक बार वहां मिला, एक बार और एक जगह मिला। तो इस एक चार्ज पार्टिकल को एक मोशन पे सेमी मोशन में है ना, यानी कि आप बोल सकते हो सिंपली कि एक मोशन में उसको दो बार एनर्जी मिल रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्यू वी, 2 इंटू क्यू वी। दो क्यों किए, क्योंकि उसको एक पाथ पे दो बार एनर्जी मिल रही है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्यू इंटू वी। अब ये एक सर्कुलर मोशन के लिए हुआ, ऐसे कितने राउंड लग रहे हैं, हमने अभी लेट किए थे, कैपिटल एन राउंड लग रहे हैं, राइट, कैपिटल एन रिवॉल्यूशन कर रहा है वो चार्ज पार्टिकल। तो ओवरऑल जो उसको एनर्जी मिल रही है इस मोशन में वो कितनी हो जाएगी, ई मैक्स इज इक्वल टू 2 एन क्यू वी। कहां से आया, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, पक्का? अब ये जो एनर्जी है, क्या ये एनर्जी उस एनर्जी के इक्वल नहीं होगा जो अभी हमने इक्वेशन 6 में फाइंड किए, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m आया था ना अभी। ओके, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वेशन 6 एंड 7 से हमको मिल जाएगा 2n/q_v, ये दोनों इक्वल हो गए। हमको निकालना क्या था स्टूडेंट्स, हमको निकालना है नंबर ऑफ कंप्लीटेड रिवॉल्यूशन, यानी कि कैपिटल एन। इनको उधर भेज दो, तो उसको ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो हो जाएगा कैपिटल एन इज इक्वल टू क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4vm। यही फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ कंप्लीटेड रिवॉल्यूशन मेड बाय चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन। तो ये था इन डेप्थ पूरी चीजें स्टूडेंट्स साइक्लोट्रॉन के बारे में। ओके, अब हम बात करेंगे कि हमने इसका कंस्ट्रक्शन देख लिए, प्रिंसिपल देख लिए, थ्योरी एंड वर्किंग भी समझ लिए, इसका डेरिवेशन भी समझ लिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा सिस्टम है, राइट? बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। तो 3 लिमिटेशंस है, चलिए उनको समझते हैं वन बाय वन। तो जो सबसे पहली लिमिटेशन है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सिलरेटेड विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्वेश्चन आना चाहिए था स्टूडेंट्स आपके माइंड में कि हमने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही क्यों लिए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिए? द रीजन बीइंग जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हल्का होता है, उसका जो मास होता है वो बहुत कम होता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम उसकी एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में थोड़ी सी भी इंक्रीमेंट करते हैं तो उसके वजह से क्या होगा, वो बहुत ज्यादा स्पीड से मोशन में आ जाता है, यानी उसकी स्पीड वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड वेलोसिटी बढ़ने से नुकसान क्या होगा मैं बता रहा हूं। इसकी वजह से जो ऑसिलेटर था जितने टाइम में वो पोटेंशियल चेंज कर रहा था डीज का, उस ऑसिलेशन के पहले ही वो जो इलेक्ट्रॉन है वहां से उस डीज से क्रॉस कर जाएगा, एंड इस वजह से जितना हमको मैक्सिमम एक्सीलरेशन मिल सकता है वो नहीं मिल पाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बेसिकली सिंक अप नहीं हो पाएगा, मैं ये बोल सकता हूँ। सिंक क्या नहीं होगा कि जितने टाइम पे ऑसिलेशन होना चाहिए था उतने ही टाइम पे उसको सेमी सर्कल पाथ कवर करना था, बट इसने सेमी सर्कल इलेक्ट्रॉन के केस में पहले ही कर लिया, तो ऑसिलेशन जो है सिंकअप नहीं कर पाया, एंड इस वजह से हमको मैक्सिमम जो बेसिकली हमको एक्सीलरेशन मिल सकता है वो नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी।
क्लियर है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द न्यूट्रल पार्टिकल्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। अगर हम न्यूट्रॉन पार्टिकल लेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लिए थे तो वो क्या हो रहा था, नेगेटिव वाले पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, राइट। तो वो अपने आप को एक्सेलरेट कर पा रहा था, अपनी एनर्जी को गेन कर पा रहा था। पर जब न्यूट्रल रहेगा तो वहां पे ना अट्रैक्शन फोर्स होगा एंड ना ही रिपल्शन होगा। जब ये दोनों ही फोर्स नहीं होंगे तो आप ही बताइए आप एक्सेलरेशन किस बेस पे करवाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, राइट। तो न्यूट्रल पार्टिकल्स को लेकर के आप कभी भी एक्सेलरेशन नहीं कर सकते हैं। द लास्ट एंड द थर्ड लिमिटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज द पार्टिकल, ओके, द चार्ज पार्टिकल जो आप ले रहे हैं कैन नॉट मूव विद अ स्पीड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इन अ साइक्लोट्रॉन। यानी कि आप जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, ओके, आप जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी भी आप एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप बढ़ा ही नहीं सकते। अब इसके पहले मैं आपको ये समझाऊं, उसके पहले एक चीज़, मेन चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स। अगर आप एक पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तो उससे पता है क्या होता है, उसका मास भी बढ़ जाता है। ये आपको बस पता होना चाहिए। द रीज़न बीइंग कि ये नॉलेज बहुत जगह आपको काम आएगा। अभी बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी पार्टिकल का अगर हम वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो उसका मास भी बढ़ता है। एंड ये हम नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, किन्होंने, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया था, ये वाला इक्वेशन है, इसके हेल्प से हमने ये डिफाइन किए हैं। चलिए समझते हैं वन बाय वन। सो बेसिकली जब एक पार्टिकल एक्सेलरेशन करता है, स्पीड से बढ़ते जाता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है साइक्लोट्रॉन के अंदर, तो इस समय वो अपनी स्पीड को हायर एंड हायर बढ़ाते जाता है, ओके। एंड जब स्पीड ऑफ पार्टिकल जो है इतनी बढ़ जाती है, मान लीजिए कि वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए लगभग, तो उस कंडीशन पे, ओके, उस कंडीशन पे जो उस पार्टिकल का मास है उसके रेस्ट, यानी कि जब वो रुका हुआ था उसकी कंडीशन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ओके। अब कैसे, तो आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया था कि उन्होंने माना था कि जब हमारा पार्टिकल रेस्ट पे, अभी मोशन पे नहीं है, तो उसका मास कितना है, m0। लेकिन जब उसने चलना शुरू किया, ओके, जब उसने चलना शुरू किया तो उसका मास बढ़ जाता है, मैंने आपको बताया। तो अब कितना हो गया, स्मॉल m हो गया, लेट कर लेते हैं, ओके। तो उस कंडीशन में आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दिया कि मास कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला दिए m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये आपको बहुत पहले से पता है, ओके। अब समझिए इस सिचुएशन को, समझिए स्टूडेंट्स की अगर मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो गई कि वो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है, ओके। अगर मान लेते बढ़ते बढ़ते ये c के इक्वल होगा तो c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 1, 1 माइनस 1 0, एंड 0 के बेस पे जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0। सो अपॉन में 0 मतलब इनफाइनाइट, यानी कि इसका मास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर हम इसको बेसिकली v को इंक्रीज करेंगे तो उसका मास भी बढ़ जाएगा। इतना क्लियर है। अब क्योंकि उसका मास बढ़ गया है, वो भारी हो गया है, तो अब उसको जितना टाइम पहले लगा था उससे ज्यादा टाइम लगेगा, तो t विल आल्सो इंक्रीज, ओके स्टूडेंट्स। t का फॉर्मूला क्या था, पाई m अपॉन बी क्यू। अब सोचिए m बढ़ेगा, मास बढ़ गया, तो टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम है कि आपको जब उसको मोशन में रख रहे हैं तो एक लिमिट तक के ही, आई मीन जो उसकी स्पीड जो रख रहे हैं उसको एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था साइक्लोट्रॉन के बारे में। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।